खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरुमित बड़ी साहब तार मलिक खबर में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, एक और टीम इंग्लैंड की टीम ने भी हमें कहा है कि वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला रहे। इसके अलावा ये भी है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम देख रहे हैं कि वो भी शायद आई थिंक दे विल फॉलो दिस सूट। इसके साथ साथ नून लीग के हवाले से देखेंगे रिकवरी का रेकॉर्ड क्या है। मगर नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जनाब शेख रशीद साहब लाइन पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपके टाइम दिया आपने हमें। हजूर मैं पहला सवाल फेंकता हूँ, फिर दूसरे दोस्त होंगे। ये फरमाइए कि अभी एक बयान आया है हमारे वज़ीर इत्तलात का, वो कहते हैं कि जब हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर हमें भी हीट लेनी पड़ेगी। और क्या ये जो मैचेस कैंसिल हो रहे हैं हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है शेख रशीद साहब? क्या हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे जी? मैच ना होने से क़यामत आ जाती है। हमने पूरी कोशिश की, इतनी उनकी फौज नहीं है सारी मिला के जितनी हमने सिक्योरिटी पे फौज लगा दी। और कल फवाद साहब और मैं मिलके इनको एक्सपोज करेंगे कि इनका जो मैसेज ये बता रहे हैं, ये जब जा चुके थे उसके बाद मैसेज का, उस वक्त का मैसेज है, तो प्रूफ कल बताएंगे कि ये सारा टोपी ड्रामा है और एक हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नाकाम कोशिश की गई है। हम एक अहम खत्ते में वाक़ हैं और हमें अल्लाह तन्हा ना करे तो कोई तन्हा नहीं कर सकता जी। तो आप समझते हैं कि इन टैक्टिक्स से बड़ी साहब आप कुछ इंटरवीन करेंगे? जी मलिक साहब। शेख साहब, आपने कहा कि आप कल इसकी वजह बताएंगे, मगर बज़ाहिर अपना इंग्लैंड एक अलग मुल्क है, न्यूजीलैंड एक अलग मुल्क है और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो क्या एक आम आदमी ये समझने में हक बजानब है कि ये लगता है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए? देखें, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान जिस खिते में वाक़ है, हमारी जियो पोलिटिकल ऐसी सूरत हाल है कि बिल आखिर हमारी चर्चिल पोस्ट को कोई बाईपास नहीं कर सकता, चाहे वो आम मुल्क हो, यूरोपियन मुल्क हो, नेटो हो या सुपर पावर हो। सो हमें ये तहकीकात करते हुए और एविडेंस इकट्ठे करते हुए थोड़ा वक्त लगा है और कल इंशाअल्लाह सुबह हम अनाउंस करेंगे कि हम किस वक्त इसको डिस्क्लोज करेंगे आपके प्रोग्राम। अच्छा शेख साहब, ये फरमाएं कि जब यहाँ पे इनके लोग फंसे हुए थे, जहाज़ों से चिमट कर नीचे गिर के जाने दे रहे थे, उस वक्त हमने PIA के 2 जहाज भेजे, पूरी दुनिया के सफारतकारों ने शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब का। ये तो बड़े, इनसे तो हमें मामला सख्त अंदाज में नहीं करना पड़ेगा? क्या ख्याल है आपका? हम चीन क्यों नहीं टीम भेज देते, रशिया क्यों नहीं भेज देते? शिकवा नहीं करना चाहिए। अभी दुनिया की सियासत में देखे ना, फ्रांस ने अपने एम्बेसडर वापस बुलाए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, ये मामूली खबरें नहीं है। और मोदी मिलने जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से 24 तारीख को। और हमारा अफगानिस्तान का मसला जो है, हम पीस की एक रिश्ता है और हम अमन के लिए पूरे तवज्जो में है कि खित्ते में अमन हो। हमने 86,000 जाने दिए हैं, 1 लाख लोगों को जख्मी करवाया है, अपाहज हुए हैं, और फिर भी इनको अमन पे हमने बैठाया है। हमने इनको कहा कि भाई सारे लोग मिलकर अमन करें। हम तो अमन के दाएं हैं। अगर इनको कोई और चीज पसंद है तो वो पाकिस्तान ऐसी कोई सियासत नहीं करेगा। हमारा एक ही बयान है कि अमन, इस्तेहकाम और मुस्तहकम होना मुल्क। शेख साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वर्चुअली वो यूनाइटेड नेशन से खिताब करेंगे। आप नहीं समझते जो साइड मीटिंग्स होती हैं, आप दूसरे हुक्मरानों से मिलते हैं, जिस तरह आपने बताया कि बाइडन और अपना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो इसी तरह है, वो चलते चलते मीटिंग है यूनाइटेड नेशन के रेफरेंस से। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को जानना चाहिए था टू एक्सप्लेन दी वर्ल्ड कि दुनिया में क्यों इस तरह देख रही है। हमें अपना नुक्ता नज़र देने का एक अच्छा मौका नहीं था हमारे पास? इस पे फॉरेन ऑफिस बेहतर बात कर सकता है पट्टी साहब। मुझे वजारत दाखिला के ही सवालों तक रहने दें। और वजारत दाखिला के सवालों का जवाब यह है कि ताजिकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमसे जो मुतल्लिका लोग हैं, जो हमसे जिनके बॉर्डर जुड़े हुए हैं और जो इस खित्ते में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन रहा है, उन सब लोगों से इमरान खान ने बात। अच्छा शेख साहब, मैं ताहिर मलिक हूँ। भट्टी साहब जरा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, सवाल नहीं कर रहे। मेरा आपसे सवाल, मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, वो गिरफ्तार नहीं है। चलो ये म्यूचुअल होगी ना, 2 तरफा मोहब्बत होगी। तो मेरा सवाल है, वजारत दाखिला से आपका ताल्लुक है, आप पाकिस्तान के लिए बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम भी करते हैं। तो PTI की एक बहुत बड़ी एक थिंकिंग थी कि आप पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। कोई ऐसा सच कोई आम आदमी को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कोई लगा नहीं कि 3 साल में कोई नुमाया फ़र्क आया। मैं पंजाब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, कोई इस पे कमेंट करेंगे आप? किस चीज का पूछ रहे हैं? पुलिस में रिफॉर्मेशन की एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी। पुलिस में जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो नूर खान के वक्त से कमीशन बैठे और ये हुए, इन्वेस्टिगेशन अलहदा की, इसी तरह ही चल रहा है जी। बस
50 साल से मैं देख रहा हूँ कोई रिफॉर्म शिफॉर्म, बस फाइलें बनती हैं, डिस्कशंस होती हैं, हुई कोई नहीं है। हमें एक मॉडर्न पुलिस की ज़रूरत है, अब एक टेक्नोलॉजी पुलिस की ज़रूरत है, और ये पुरानी पुलिस जो है वो मेरा ख्याल है उसका दौर ख़त्म हो चुका है। तो हमें एक सियासी सवाल शेख साहब, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वजारत आपके पास कोई भी हो, एक तो ये बताएं कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये मशीनों का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल लगता है सफ आरा हो गया है, आपके 2 वजीरों पर नोटिस भी भेज दिए हैं, तो ये मामला किस तरफ जा रहा है और अपोजिशन कहाँ खड़ी है और अगला इलेक्शन कहाँ लेके जाएगा हमें? शेख साहब देखिए, अपोजिशन ने तो 52 जलसों का कह दिया है, और उसका मतलब है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी ठीक है, वो सिंध की सियासत कर रही है, सिंध खेल रही है, थोड़ा सा वो बलोचिस्तान में भी काम कर रहे हैं। बाकी पंजाब की सियासत नून कर रही है, शहबाज शरीफ डिविजनल कन्वेंशन कर रहे हैं। इमरान खान पिछले 1.5-2 साल से इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर 1 घंटा पहला कैबिनेट का और ओवरसीज वोटों पे सर्व करते हैं, और वो कमिटेड हैं कि वो अगला इलेक्शन असेंबली के जरिए, कानून के जरिए बिल पास करवा के वो अगला इलेक्शन मशीन पे कराएंगे, और जो ओवरसीज वोटर है उनका इंदराज होगा। वो हमारे 80-90 लाख जो वोटर हैं या 1 करोड़ लोग हैं, उनके वोटों को भी श्योर करेंगे कि वो अपने मुल्क के जो ज़र मुबादला के सबसे बड़े सपोर्टर वो हैं, उनको भी इस मुल्क के सियासी फैसलों पर हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू लीव, बट कुछ थोड़ी सी बातें आपने भी सुनी। एक तो वो एक बात बड़ी अहम है, वो कहते हैं जी अगले जो फॉरेन जो ओवरसीज वोटर भी देंगे वोट, और मशीनों पर ही होगा इलेक्शन। मेरा ज़ाती ख्याल है, हुकूमत अब जो माजी में अपोजिशन ने टकराव की पॉलिसी रखती थी कि हर बात में लड़ाई, एक बंदा अवॉइड करता, दूसरा जान के कहता तू मेरे वाल तकिया क्यों है, वो बेचारा दूसरी तरफ मुँह कर देता, उसको जान के कंधा मारता तू मेरे नाल लड़। हुकूमत मेरा ख्याल अब इस मूड में है। अब देखें, एक आइन में है कि आप चेयरमैन नैब अपोजिशन लीडर की मर्जी के बगैर लगा ही नहीं सकते, चेयरमैन नैब नामुमकिन है। अब उस पर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ पर करप्शन के केसेस हैं, तो हम उनसे मशावरत क्यों करें? भाई आपकी हुकूमत में तो अपोजिशन का कोई ऐसा बंदा रहा ही नहीं जिसके ऊपर अपोजिशन करप्शन के केसेस नहीं है। नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, फिर तो आप अपोजिशन को घर भेज दे। और दूसरी बात, मैं इलेक्शन इस्लाहात के हर हाल में हक में हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत को जल्दी है कोई कसूर बॉक्सिंग की। ये कोई कभी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कानून साजी, कभी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई, और कभी अपोजिशन से तो लड़ाई रहती है। तो मेरा ख्याल है जैसे शेख साहब कह रहे हैं, अगर आइन में वो तरमीम कर लेते हैं सेनेट और कौमी असम्बली में, फिर तो ला सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे बताएं ना, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर देता है, इन केस करे ना करे उसकी मर्जी, वो 2 मिनिस्टरों के खिलाफ कोई भी फैसला कर देता है। एंड ऑफ द डे मैं ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है अब हुकूमत भी करना चाहती है और अपोजिशन भी। बट साहब मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल एक आइनी तरीके के मुताबिक अगर हमारे जो एहतसाब के जो ज़ार हैं उनको जरदारी साहब ने या इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट करना है, या जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करना है, तो फिर हमें अल्लाह ताला से अपनी सेहत की दुआ मांगनी चाहिए। क्या ख्याल है? आइनी तौर पर तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो गोडा बजायर इनके कहने के मुताबिक करप्शन, मलिक साहब भी मानते हैं कि उन्होंने करप्शन की है, नहीं, तो फिर वो अगर करेंगे आसमान से लाए लोग क्या करें? मैं तो नहीं करता असेंबली में, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके बयाने के मुताबिक आप कहते हैं कि मियां साहब ने करप्शन की, आप कहते हैं, और वो करप्शन करने वाला मेरा करप्शन का जार लगाएगा। अच्छा, मैं तो ठीक कर लो, अदब से लोग लाए, मुझे यही पाकिस्तान पर बात में बहुत ज्यादा लॉजिक है, आप गौर करें। हाँ ठीक है, नवाज शरीफ दौर में करप्शन करने वाले वाजिबुल कत्ल, पीपल्स पार्टी के दौर में वाजिबुल कत्ल, पीटीआई में आ जाए तो वो कत्ल हलाल हो गए। किसने कहा ये? ये बहुत सारे वजीर ये करप्शन को जो नवाज शरीफ दौर में काफ लीग में, पीपल्स पार्टी में हर जगह रहे हैं। यार मेरा जनरल सवाल है, मैं कोई बाई पार्टीजन बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक करप्ट आदमी करप्शन को खत्म करने के बंदे को अपॉइंट करता है। यार मैं आपकी इस बात को सेकंड उसका आईनी हक भी है, मैं मान लेता हूं,
यार मैं फिर आप देखिए, अगर आपने वैसे, मेरी गुजारिश है कि करप्ट आदमी को किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है, कोई भी है, लेकिन सब मिशन है। करप्ट आदमी जब नून लीग में करप्ट है, पीपल्स पार्टी में करप्ट है, जमीयत उलमा इस्लाम में करप्ट है, जब वो पीटीए में आ जाता है, कौन सा आबे जमजम है जिससे उसकी करप्शन मेरा सवाल ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं सुल्तान डाकू को कहता हूं कि डाकू के खिलाफ एक तंजीम बना। नहीं फिर मैं तो ये सवाल करूं, व्हाट इज दिस सैड? नहीं, मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, क्या इस दौर में करप्शन खत्म हो गया? मैं कह रहा हूं बड़ी है ना। मेरा मुनाजरा कराएं यार। मैं ये सवाल ही नहीं उठा रहा। मेरा सवाल इतना है कि करप्शन को खत्म करने की ये बंदा अपॉइंट करप्ट लोगों ने करना है, चाहे वो पीटीआई के हो चाहे इनके हो। वेरी गुड, दिस इज क्वेश्चन। मैं ये करप्शन हराम है, वो कोई भी करता है, उसके आगे बढ़े। करप्शन की हिमायत नहीं हो सकती। असल जिस हमारा टॉपिक तो है जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया है, हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। एक अपना 3 दिन हुआ न्यूजीलैंड चला गया, इंग्लैंड ने अब ना कर दी और इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया भी ना है। तो हमें ये सोच रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि हम, जो मैंने शेख साहब से भी पूछा, ये क्या लगता है कौन सी दुनिया में ऐसी चीज़ है जो हमें रेजिस्ट कर रही है? कौन उनके ज़हन में क्या मैसेज है? मैं एक बात इस पे भी बात करें। आपको पहले ये देखना, अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने एक बात की है, 90 बिलियन डॉलर का मुआहिदा मनसूख किया है ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ। उन्होंने अपने सफीर वापस बुला लिए। उसमें यहाँ पे 2.5-3 ट्रिलियन खा के जूते खा के यहाँ से गए हैं। तो हमारे से भी बड़ी सुबकी हुई है, यहाँ से भी चले गए हैं। जरा इन 3 वाकयात को जोड़ के तो देखें। नहीं कायद साहब, उसका फिर थोड़ा सा जवाब दे दे आज थोड़ा सा। वो ठीक किया आप दोनों, उन्होंने एग्रीमेंट था, अमेरिका ने तोड़ लिया। लेकिन मैं कहता हूँ हमें फ़ख्र है जो हमारी हुकूमत ने फैसला किया है। अभी इशफाक हसन साहब भी कह रहे हैं जब खुददार कौम बनेंगे तो ये साजिशें आपके खिलाफ होंगी। यूके ने नहीं था ना, यूके के I5 था, क्या बना था, उसी की इंफॉर्मेशन न्यूजीलैंड ने बनाया भाई। और मेरी अपना ख्याल है ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा इसमें। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हुकूमत को पाकिस्तान के मफाद में फैसला करना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए करना चाहिए। ये सारी साजिशें, हकीकत है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद मगरमच्छ पाकिस्तान को पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका जहां जहां गया। थोड़ा सा तनकीद मैंने आपसे करनी, आपने कहा एब्सोल्यूट नॉट, बहुत खूबसूरत का काश कि ये जो आपने खान साहब, अशफाक खान साहब की बात सुनी है, तो ये एब्सोल्यूट नॉट IMF के लिए नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है? ये तो अल्फाज हो गया ना। मेरी गुजारिश सुन लें, उनका कहना था जो उन्होंने बात की है खुददारी, और खुददारी के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा टेस्ट ये बताया, खुददार वो होगा जो एब्सोल्यूट नॉट IMF से के। जब तक आप माशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, पोलिटिकल नहीं हो सकते। ये कहना कि वो ये जुज़वी काम है। बड़ी साहब, आपका सवाल बड़ी साहब मैंने आगे जाना है। इसमें सिर्फ एक रुकावट है कि जो मगरमच्छ लुटेरे बाहर पैसे ले गए ना, वो IMF को इनकार नहीं करने देते। वही इशफाक साहब ने कहा कुछ इधर लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आपकी स्टोरी है जो बाहर बैठ के कहते हैं 50-50 करोड़ का एक MNA खरीद लो, आपने स्टोरी दी थी ना, हैं उनके होते हुए IMF से जान छुड़ा लें। आखिरी बात, आपका एक सियासतदान हुकूमती नहीं है, वो काजी साहब स्टोरी देती है। अच्छा, मैं एक और स्टोरी और देता चलूंगा, ऐसे मसाले ही है। आपका एक सियासतदान हुकूमत में नहीं है, चैलेंज देता हूं, वो ब्रेड यूके की खाते हैं, ब्रेड डबल रोटी नाश्ते की। मैंने तभी बताया दुबई से आता है, उनको ना करने देंगे। नहीं, और ये दूसरी बात ये कि हम ये भी देखेंगे कि इन टीमों का भाग जाना हमारे लिए एजाज है, ये सुबकी है। निकालें इनको बाहर। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं अपना हमारे वजीर इत्तलात और नशरियात। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है, और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। अच्छा भट्टी साहब, ये मुझे बताएं, मुझे एक बहुत बड़ी मैशत के बड़े माहिर ने बताया कि जब यहाँ पे ये हुकूमत बदली तो सबसे ज्यादा जो ये लोग हैं, इनकी जो माशी टीम है, वो IMF और वर्ल्ड बैंक में लॉबिंग कर रही थी, इसहाक डार वगैरह। खत्म कर दो, योग उतार दो। IMF के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब को कोट करता हूँ, वो तो क्रेडिबल है ना। लेकिन फवाद चौधरी की इस बात को मैं सेकंड करता हूँ। अगर आपने अमेरिका को पहली दफा जिसे इनकार सुनने की आदत नहीं थी, जिसके खून में इनकार नहीं था, वो हमें गुलाम समझता था, उसके खिलाफ खड़े हो गए तो इंडिपेंडेंट आपको कुछ कुर्बानियां देना होगी। एक मलक साहब की ये बात उससे खूबसूरत है भाई, जहां आपने अमेरिका को
नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ साहब, एक मिनट ये हमारे वज़ीर इत्तलात को ये पता नहीं कि वज़ीर ख़जाना टिकटें चिकटें डब्बा तैयार कर रहा है वाशिंगटन IMF के पास जाने के लिए। भट्टी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्फाज होते हैं, रियलिटी यही है। एब्सोल्यूट नॉट ये कहता, मैंने तो सिर्फ ये लगा उनके इस मौक़िफ़ की, अगर कोई गलत बयानी करता है तो कौम उससे सवाल करे, पूछे ना फिर शौकत तरीन क्यों जा रहा है अपना वाशिंगटन, मत जाए। ये कह रहा हूं ये एब्सोल्यूटली नॉट, ये अल्फाजी से सारी बात। मैं तो चाह रहा हूं पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, सबको देनी चाहिए। लेकिन IMF में जाके लॉबिंग करते हैं मौजूदा और कहते हैं तुम निकल जाओ ताकि ऐसी आइए। नहीं कादी साहब फ्रॉड है सारा। यार कराची साहब आखिर इस फ्रॉड को चलते रहने देना या रोकना, कभी तो किसी गंद को रोकने के लिए इकट्ठे हम हो जाए। जेड़ा गंद को रोकेगा उसके खिलाफ अगले दिन नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी। अगले रुकमंद नोटा लेके बैठे ने और कहते हैं आप IMF से निकलते नहीं है और तुझी सारी उम्र अंदर ले आंदे रहे हो। अच्छा, और कहते निकलो। गंद के साथ कौन आया कौन जाएगा ये कहानी फिर सही है, आपकी बात खुद सही मेरी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि नो वन इज सिंसियर, जो दोनों पासे IMF से जान छुड़ाने के लिए। किसी को अगर किसी की टांग अगर खींचने के लिए IMF में चाहिए तो हम IMF के पाँव में बैठ जाएंगे। काई साहब अवाम का क्या कसूर है? असल सवाल तो ये लोग अवाम का कसूर है। हमने आपको 3 दफा इलेक्ट किया है, पता नहीं किया किसने है, वैसे इल्जाम साढ़े ही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे चलने। बड़ी साहब ये मेरे ख्याल में इस पे हमें बोल्ड फेस लेना चाहिए। मैच हम जो है वो हम हॉकी की टीम रूस की बुला लें, यहाँ पे चाइना के साथ मैच खेलें, श्रीलंका की टीम हमारे आ जाएगी, लेकिन इसमें हमें शर्मिंदा होना कोई शर्मिंदा नहीं है। मैं नहीं, हम कहते हैं हमारे हुक्मरान इस इशू पे जो किया फैसला ठीक किया। और हाँ, अमेरिका को शिकस्त सुनने की आदत नहीं, दर्जनों मुल्क उसने तबाह किए हैं, पहली दफा उसने ना किया। वो जब मर रहा है ना अमेरिका, अब आखिरी सांसों पे है, जब बकरे की गर्दन में छुरी फिरती है ना तो तड़पड़ाता है। तो हमें कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपके इस हुकूमत के कुछ अफसरों ने नून लीग को आपके कुछ हुकूमत के बारे में अहम कवायद दे दी हैं, आने वाली नैब की भी किसी की मुंतजर होगी। चले वो बड़ी अच्छी बात है, पार्टियां ने सारियां नंगियां हो जान, हम इस हक में है। लेकिन सवाल ये हाँ जिसने भी अपनी आराम से बड़ी खबर दे दी है, यानी कि मुलाजम जो है PTI हुकूमत में है वो रिकॉर्ड दे रहे हैं नवाज शरीफ की पार्टी को। मुझे कुछ समझ नहीं मुद्दे पे है। और शहबाज साहब को इख्तियारात से तजावज़ किस सौदे में हुआ, किस डील में हुआ, किधर करप्शन हुई, मौजूदा अहम ओहदों में फाइज जाके लोग दे के आए हैं माशाल्लाह। टाई भी। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे, किसके मुलाजिम? मलिक साहब एक सवाल करूं। बड़ी साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने शिकायतें लगाई हैं और इनका कच्चा चट्टा दे के आए हैं, जो नवाज शरीफ साहब और उनके साथ मिलकर ढाई दयानतदारी से रियासत चलाते रहे हैं, ये उनके साथ बैठ के माल खाते थे। मैंने ये कब उनकी ऑनेस्टी की मैं पूछ रहा हूँ जरा वजाहत कि ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं? नहीं मैंने तो मेरे मोहतरम मैंने ल्यूक्रेटिव पोस्ट वाले नहीं देखे। इंफॉर्मेशन बेस पे आप जब किसी पे क्राइम और अख्तियार से तजावज़ चाहते हैं, कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं। मैं कह रहा हूं इस हुकूमत के अहम तरीन लोगों के बारे में, इसी हुकूमत के सरकर्दा लोग मोहतरम हमजा और शहबाज साहब को डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं और उस पर ये बच ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल छिड़ेंगे। जब तक ये थोड़ी सी छोटी सी वजाहत मुझे और नहीं ये कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की कि वफाकी की, ये दोनों तरफ से। और 100% कमाल है। एक बंदे ने एक काम में इतना रकम कमाई है और अक्सर टीवी पे भी बड़ा आता है। नैब के मतलब अगले 5 साल भी बड़े मसरूफ होंगे। देखिए वो तो अरबों रुपए इकट्ठे किया जो उन्होंने बताया। किसी भी मुशर्रफ दौर में हो, नवाज शरीफ दौर में हो, वो सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होती है। काश ये करप्शन के खिलाफ आज जो खबर आई है जी, उन्होंने तो बहुत पैसे इकट्ठे किए। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती, ये भी करप्शन कर रहे हैं, पहले भी करप्शन कर रहे थे, वो आपस दूसरे में भाईचारे में मिल के साथ बैठे, कम से कम इस बात में तो आपका सबका इत्तेफाक नजर आता है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। तब साहब को भी भेज दिया गया कि हमारे एनर्जी सेक्टर का क्या बनेगा, इसके हवाले से 100 स्टोरीज आई थी। मुलाजम था आरफ नकवी का, अब ये फिर गायब हो गया, इसके हवाले से बहुत खबरें थी, बड़ी साहब ने भी दी थी, वापस आकर देखेंगे। और इसके अलावा महंगाई पर भी आखिर में हमारा सेगमेंट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से। क्या इस मसले का, इस गुर्बत और ज़िल्लत का कोई हल है? उन्होंने हल भी शायद एक बताना है, वो क्या है वो देखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आज नैब की भी एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं हुई हैं वो उनका इकट्ठा करदा डाटा था और जो
प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो जब्त हुई हैं और लोग यहाँ से एब्सकॉन्ड भी किए हुए हैं। कुछ पैसे अभी तक रिकवरी नहीं हुई क्योंकि वो ज़मानतें हो जाती हैं और फिर वो बाहर भी चले जाते हैं। तो नैब ने तो अपना बताया कि हमने बड़ा काम किया है। हजूर अच्छा साहब, मैंने नैब को एक मेल की हुई है, मुझे तो उसका जवाब नहीं आया। मैं क्या जी, जितने आप कह रहे हैं खरबों रुपए रिकवर किए हैं, किस से किए हैं, वो केस कितने अरबों का था, कितना किया, वो जवाब ही नहीं देते। अब अगर उन्होंने कोई प्रेस रिलीज में किया है उस पर मैं देख के ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है, मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए, शहबाज साहब भी, मरियम साहब भी, हमजा साहब भी, आसफ अली जरदारी, शाहिद अकबर बासी, एहसन इकबाल, लंबी लिस्ट है, लंबी एक लिस्ट है। अच्छा, इनसे कोई पैसे रिकवर हुए हैं तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। यार कौन शेर दे मुंह च बोटी कड्डे भट्टी साहब। लेकिन ये जरा मरियम औरंगजेब साहब को सुन लें, सुनाएं जी। ये जो 538 अरब है उसकी दरखास्त पब्लिक की जाए, प्रेस रिलीज जारी की जाए 850 अरब की चीनी चोरी की, प्रेस रिलीज जारी की जाए 400 अरब के आटे चोरी, प्रेस रिलीज इशू की जाए बिलियन ट्री सुनामी की, हेलीकॉप्टर केस, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, 600 अरब की LNG की, करोड़ों रुपए की जमान पाक की तामीर की, बनी गाला के गैर कानूनी महल की, तोशा खाना का रेफरेंस दायर की। वैसे मैंने लगता है सारा गलत काम इस साइड पे हुआ है, उधर तो कुछ हुआ ही नहीं। अदब एहतराम से मरियम औरंगजेब से तो मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। ये तो सारी उनकी ख्वाहिश बता रही है, इनमें तो कोई केस चल ही नहीं रहा। इन्होंने कहा है गंदुम केस, उसका तो नैब में गए नहीं, तो नैब ने खाक करना, क्योंकि नैब की क्या जरूरत है हुकूमती बंदे को हाथ डाले। बेवकूफ़ हैं ये, इतने सादे नहीं हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। चेयरमैन नैब बहुत बरतानिया दौर के अच्छे अफसर हैं, बड़े वेल रेपुटेशन है। देखे ना, जिसको लगाया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हो, उसको इमरान खान तुसी दे के मैं दूंगा इसको। वो क्या चीज होगी, क्या तारीफ, काबिल तारीफ उसके। नहीं तो भट्टी साहब आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी। वो नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब ने पूछना किसी से, वो तो सियासी करप्शन होगी। वो मेरे मोहतरम इन मरियम पिंडी वाला भी, रिंग रोड का भी जिक्र है ना, थोड़ी सी आपको गुस्ताखी की केस में कितनी रिकवरी हुई। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, ये मैं थोड़ी सी प्रोड्यूसर साहब की वजह से मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। ये शॉर्ट बड़ा लंबा था, लिस्ट बड़ी लंबी है, तो उन्होंने फरमाया कि ये क्योंकि हमने टाइम तोड़ा है, लिस्ट बड़ी लंबी है। ख्वाहिश बता रही है जो सुनामी ये है, केसों के नहीं कर रहे केस, क्योंकि इस हुकूमत के अगली हुकूमत में खुलेंगे। हमेशा रवायत रही है, जब हुकूमत चले जाती है दूसरी हुकूमत उसको नहीं, ये कानून है कि रवायत है? ये तो नहीं रवायत है, कानून तो ये है, मैं चोर हूं तो उसे पकड़े, जो चोर है चोर है। अल्लाह आपका चोर हलाल हराम नहीं होता, जायज नजायज नहीं होता। ये तो इस हुकूमत में आके इसकी तशरीह की गई है। भाई हमारे दौर में पैसा खाओगे तो वो तुम्हें बख्शे जाओगे, जन्नत में जाओगे, पुराने में खाया तुम्हारे मुकद्दर। मौलवी साहब ने कहा था ना, मेरे लिए क्या हुक्म है, किसी लड़ाई के दरमियान खड़े थे, मुझे ये बताएं कि इधर भी चोर हैं, इधर भी चोर हैं, वो इनका बता रहे हैं, ये उनका बता रहे हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए सिर्फ हमारा ईमानदारी फर्जा, सबसे पहले साफियों का एहतसाब होना चाहिए, और उसके बाद जो सच है, जो गलत कर रहा है उसकी निशानदेही करना। ना हम थानेदार हैं, ना जज है, ना हमने हुकूमतें बनानी है, ना गिरानी है, ना तोड़नी है। अगर हम नून लीग के पेरोल पे हैं, PTI के या किसी अदारे पे, हमें फिर ऐसे साफी नहीं बैठना चाहिए। वो तो यार वैसे ही कमीशन एजेंटी बन जाती है, साबित कहाँ होती है। अच्छा ये देखें ज़रा, राना तनवीर साहब ने कुछ सख्त किया था, जवेद लतीफ़ साहब के बारे में कुछ कहा था। पहले जवेद लतीफ़ साहब ने कहा था, राना साहब ने जवाब दिया, अब फिर जवेद लतीफ़ साहब ने कुछ कहा है, वो क्या है? बड़ी साहब सारियाँ गल्लां छड़ दो, पहले मैंने नवाज शरीफ साहब की साख के उत्ते कुछ थोड़ा दसो। अब किस किस की साख पे बताऊं, जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है लुटेरे का ठिकाना। अच्छा कादी साहब, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने लातदाद लोगों को मोटरसाइकिलों से खरबों कर सफर करते हुए इन गुनाहगार आंखों और कानों से देखा। और साख भी बढ़ती गई होगी, और साख नहीं, हराम का पैसा भी बढ़ता गया, ओहदे भी बढ़ते गए और मकाम भी बढ़ते रहे। जिस मुल्क में 95% लोग हराम और हलाल का फ़र्क ना समझे, सच और झूठ का फ़र्क ना समझे, नेकी और बदी का फ़र्क ना समझे, अब मैं क्या बताऊं, छोड़ दें, मुझसे ना पूछें, मेरे सामने। मगर जवेद लतीफ़ का किसी को मैसेज है ये कि मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ, ये किसको क्या? जवेद लतीफ़ साहब ने जो कुछ कहा मोहतरम मरियम नवाज साहबा के कहने पे कहा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है सुबह इनको नो पार्टी से निकाल दें। इतलात के मुताबिक मेरी शहबाज शरीफ पार्टी के सदर है मुस्लिम लीग नून के, गालबन शोकास्ट, वो तो कायद है, वो तो अनऑफिशियल कायद है। नवाज शरीफ वो तो इश्तिहारी हैं, उन्होंने इनको नोटिस कैसे दे दिया? नोटिस सेक्रेटरी जनरल भेजता है या प्रेसिडेंट सिग्नेचर से, जवाब उसको होता है।
ठीक हो गया। ये मैं भी बड़ी साहब इस पे अपनी राय देता हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे तो लगता है नहीं आप जो लतीफ़ वाले में बताएंगे ये किसके बारे में? बड़ी साहब मुझे तो ये नूरा कुश्ती निकलेगी अल्टीमेटली कि तेरा कम। लेकिन जरा पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुन लेते हैं, उन्होंने कुछ बिटवीन दी लाइन बात की है। मलिक साहब तुम विचों कट के लियानी गल बंद दसनी जी, सुनाएं जी। मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ वो पार्टी के लीडर हैं। मरियम नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है। वो लीडर हैं, वो मुस्तकबिल हैं, की करना उनकी करना थोड़ा की फैसला है। मतलब मज़ेदार बात है वो, जिस तरह मुझे लगा कि इन्होंने हमें 3 साल तो कर दिए, 2 साल अगले भी पागल ही रखेंगे। हम सोचते रहे सुलह है, लड़ाई है, 2 साल हो गए मुझे भट्टी साहब से सुनते कि ये एक नहीं है, ये रोज़ दूसरे दिन आ जाते हैं हम एक है। क्या मुझे समझा रहे दुनिया? नहीं, क्या आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कुछ आज परेशान हुए हैं? मैं तो नहीं परेशान, मैं नहीं, मुझे पता है कि कादी साहब ये कंपनी की बड़ी बारीक वारदात डाली है। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी चंद दिन पहले बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, उन्होंने टाइम दिया। आप नोट करें लफ्जों का, मरियम नवाज मुस्तकबिल, मुस्तकबिल अल्लाह ताला हमें अपने ज़मान में रखे, या अल्लाह हमें शर और हादसों से बचा, सबको नेकी की हदायत देना। नवाज शरीफ, हमजा और दूसरे लीडर है। बयानिए की लड़ाई है या विरासत की? ये फिक्रा सुने, मरियम नवाज मुस्तकबिल है नून का, शहबाज और लीडर है। देखिए इसका क्या मतलब है? मुझे मतलब नहीं समझ, मुझे तो समझ आया। सुन लेना, मैंने इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आपको डाटा दिया है जो सरकारी होता है। इस मुल्क में ये बात नहीं करनी कि महंगाई कितनी है, लूटमार कितनी है, तालीम का क्या हो रहा है, क्रिकेट का क्या। अगर मेरा मसला आप सबका मसला है कि मरियम लीडर है कि शहबाज फैमिली, एक मशवरा दे, दिस इज इंसल्ट के बाद, आज के बाद ये इंसल्ट है। आज के बाद आपने फिगर नहीं देने मेरी खातिर। एक नहीं बनते, मैं कहता हूं आपने क्या कहना, आपने क्या बताया कि इस मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान है, लीडर इसके नवाज शरीफ और वो दूसरे मुस्तकबिल वो है। तो आप ये फैक्ट्स एंड फिगर ना बताएं, ये काफी हो जाता है। बस एक पर्सन रह गया, ताहिरुल कादरी इसमें मिस है। फैसला तो उन्होंने कर दिया है। राना साहब, सनाउल्लाह साहब ने कहा मुस्तकबिल लीडर तो मुझे अच्छा मुस्तकबिल जो वो तो अपनी लीडर का फर्क ये है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, 3 साल तो इन्होंने लगा दी हमें बयानिया समझाने के लिए। अब बाकी 2 साल भी हमने यही ढूंढते रहना है कि शहबाज क्या है, नवाज का है, लीडर कौन है, कायद कौन है, वो जो है। टाइम है, बड़ा काम और स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी वो ताबिश। सुन लें 2 बातें, सवाल मेरा सुन लें। सबसे बड़ी वारदात यहाँ ऑयल के सेक्टर में होती है और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में होती है। ठीक, आप राना भगवान दास भी यही कह के गए थे। काबिज साहब भी आए, ये पहले आरफ नकवी साहब के यहाँ मुलाजमत करते थे, फिर अब ये भी चले गए। उन सड़क ही बनेगा। मैं बिल्कुल टाइम थोड़ा सा आपको बता दूं। देखें, ये हुकूमत का क्लेम था, फिर आपने मेरे से बहस करनी कि हम शफाफ काम करेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे। जमहूरियत में अवाम का हक होता है। इन्होंने एक आज़म स्वाति साहब जो वज़ीर हैं उनकी सरबराही में कमेटी बिठाई, 29 सवाल पूछे गए ताविज साहब से कि बाजी आप आए हैं, आप ये सवालों के जवाब दे दें। मतलब उसमें बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी। इन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने LPG जो मंगाई उसमें 40 अरब रुपए का मसला बढ़ गया। जो तेल महंगा हुआ था जो बेचा नहीं, उन्होंने वो मनसूख किया, ऑर्डर मनसूख किया PSO का, ताकि एकदम प्रेशर है। तो वो जो घटिया IPP से ना, जो उनसे मतलब लाखों करोड़ों रुपए का काम हुआ। जो मैं बड़ी मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ, आपसे 29 सवाल पूछे गए। क्या ये जमहूरियत में मेरा हक नहीं? वो कमेटी मुझे बताया कि वो सवाल क्या थे और इनके जवाब क्या। और मैं आपको खबर भी देता, जो ये इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है। ये भी जो लास्ट मेरा कमेंट है, लास्ट कमेंट है। फिर हलाल हराम करप्शन हो गई ना। अगर गलत होया तो अंदर क्यों नहीं किया? पैसा कमाया और मुल्क पे बोझ डाला है, LME महंगी ली है, तो इनको तो गिरफ्तार होना पाकिस्तान ना नए पाकिस्तान में होता है इस्तीफा देने वापस नहीं तो फिर ये एहतसाब पिंडी भूल गया के खिलाफ नहीं पिंडी रिंग रोड भूल गया। कितने नाम आए थे, सारे वहीं के वहीं हैं। एक तो से मुझे बताए, अगर ताबिश गोखर साहब, अगर जो मलक साहब कह रहे हैं अरबों रुपए का उनकी वजह से नुकसान हुआ है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पैसे तो आपने भरने हैं, आम शहरियों ने भरने हैं, इन लोगों ने भरने हैं। हमारा अवाम का क्या कसूर है? अवाम का कसूर ये है कि भट्टी साहब, ये सेक्टर हमारे हाथ से 1994 से निकलना शुरू हुआ और ये हमारे सेक्टर में। और मैं आपको मैं एक बात बता दूं, इस हुकूमत को भी और आने वाली हुकूमतों को भी, जब तक ये लोग मौजूद हैं
बुरा भला और गालियां आपकी झोली में पड़ेंगी, इनकी वजह से ये कायम रहेंगे। आपको आप बाहर निकल जाएंगे, डिस्क्रेडिट होके, इनको हाथ भी नहीं लगाएगा। आपने के इलेक्ट्रिक्स की बात की ना, पीएसओ का जो चेयरमैन है वो भी वहीं से है और वो ताबिश नहीं लगाया, यानी कि पूरी के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है उसको वो तो अमेरिका में केस है, उसके पांव में एक बेड़ी लगी हुई है, वो अपने फ्लैट से बाहर नहीं जा सकता। वो है किधर? इंग्लैंड में है किस जगह? वो उसने उसके बारे में जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरी शाया की थी, उसने मियां साहिबान को मुबैना तौर पर रिश्वत देने की कोशिश की थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड भी देते हैं हमारे, बड़ी अच्छी चीज पीटीआई को दिया है, पीटीआई को फंड दिया है। भट्टी साहब मेरे तक ना लिया करो भट्टी साहब, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ। बल्कि वो तो कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बढ़ गया। भट्टी साहब उन्होंने पाकिस्तान की पर्सनैलिटी को फोन भी किया था यार। बात ये कि ये जो इनको प्राइवेटाइजेशन की थी आपने, ये इसको कोई सक्सेसिव गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आई। पिछली गवर्नमेंट में वजीर कहता था ये डकैती कर रहे हैं, ये चोर हैं, खुद कहता था सिटिंग मिनिस्टर जो कि इसका एनर्जी का मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, और वो चोरी करा रहे सन उत्ते बह के। ठीक है, ये हेरल्ड जो रिसाला बंद हो गया ना, उसमें इनका इंटरव्यू छपा था। इससे पहले खैर पीपल्स पार्टी ने तो माशाल्लाह बाबा IPPs है, उन्होंने तो यहाँ डायनामाइट फिट करके गए थे हमारी मैशत में। नन्ही मुन्नी खबर, वो जो हमारा ऑडिटर जनरल है ना, 205 अरब रुपए का घपला है, कोई पूछने वाला कोई नहीं। जो हमारा ऑडिटर जनरल ने जो निशानदी किया 205 अरब रुपए का, कोई सिस्टम में पता नहीं लग रहा किधर का IP गया। तो या तो हर जगह छिक्की है, पाकिस्तान 2018 हो, 2008 हो, 2019 हो, वैसे ही चल रहा है। बस मलिक साहब अब क्या करें, आपके दौर आप बुला लें नवाज शरीफ को, आपका दौर जो है वो वापस ही नहीं जाता यहाँ से, क्या करें आपके में है। और फिर अब तो हम भी कहने शुरू हो गए कि उनको क्यों निकाला है जी। पहले हम कहते थे इन्हों रखा क्यों से जी, अब हम कहते हैं इनको क्यों निकाला भाई। तो आज ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद दोबारा और देखेंगे कि हमारे साथ माहिर मैशत जनाब इशफाक हसन खान साहब से बात करेंगे, बड़ी साफ और खरी बातें कि जनाब आज हम इस हालत में कैसे हैं और कैसे निकल सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एक मारूफ मैशतदान जो कि क्रिटिक रहे हैं हमेशा से IMF के साथ। हमारा जो प्रोग्राम था, मौजूद चंद आवाज़ें थी जो कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। शुरू में तो खैर गवर्नमेंट भी कह रही थी, बाद में चली गई। जनाब मोहतरम इशफाक हसन खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ एक सवाल के साथ। डॉक्टर साहब, क्या ये जो हमारी इब्तला है, मुसीबत है मैशत की, ये कोई महज कोविड स्पेसिफिक है, और या इसमें हमारी हमाकतें और हमारी जो पॉलिसीज है उनका कितना अमल दखल है? डॉक्टर साहब देखें, ये बड़े आपको भी हैरानी होगी कि कोविड से पाकिस्तान की मईशत को बहुत फायदा हुआ है, और ये बात सुन के आप और आपके नाजरीन परेशान भी होंगे कि पैंडेमिक से हमें फायदा कैसे हो गया। तो मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, तकरीबन $3.5 बिलियन के जो डेट की पेमेंट हमने करनी थी वो पीछे की तरफ चली गई, यानी कि G20 ममालिक ने हमें डेट को फ्रीज कर दिया था। तो ये एक बेनिफिट हमें $3.5 बिलियन का मिल गया। दूसरी तरफ तेल की कीमतें बिल्कुल नीचे आ गई, औसतन को $43 पर बैरल पे आ गई थी उस माली साल में, जिसकी वजह से तकरीबन $5 बिलियन का हमने जो तेल का बिल होता है हमारा वो कम हो गया। तो ये बेनिफिट $5 बिलियन का हमें और भी मिल गया। इसके अलावा $2.75 बिलियन अभी IMF ने हमें इसी पेंडेमिक के मद में जो हमारे खर्चात हो रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दिए हैं। तो आप देख लें कि तकरीबन $10 बिलियन से ज्यादा का हमें पेंडेमिक की वजह से फायदा हो गया। नुकसान क्या हुआ, हमारी दुनिया में हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो 0.5% नेगेटिव में चली गई थी। दैट वाज द ओनली नेगेटिव जिसको मैं कहूँगा। और क्योंकि दुनिया में हर चीज की कीमतें गिर गई थी, तो तेल की कीमतें भी गिरी हुई थी, तो मुल्क में अफरात ज़र की शरह भी वो भी कम हो गई थी। तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट पेंडेमिक की वजह से हुआ है, नुकसान हमें IMF के प्रोग्राम से हुआ है। नुकसान पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि आप फरमा रहे हैं कि इसका फायदा हुआ है। हाँ, इसका ये एक फायदा ये भी हुआ है कि करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा ऊपर चले गई है।
तो असल मर्द इसका मतलब है कोरोना से तो निपटा जा सकता है, लेकिन IMF की कैद में जब तक हम रहेंगे पाकिस्तान खुशहाल मुल्क नहीं हो पाएगा, जितना मैं समझा हूं आपकी बात से। जब तक आप IMF के प्रोग्राम में रहेंगे बाय डेफिनेशन आप खुशहाल मुल्क बन ही नहीं सकते हैं। जो भी मुल्क IMF के पास जाता है वो हमेशा जख्मों से चूर हो रहता है, वो तो फिर खुशहाली कहाँ से आएगी वहां पर। डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि असल मर्ज तो है कि हमारा हाकिम वक्त कोई भी हो, जब तक वो IMF जैसे चुंगल से आज़ाद नहीं होता, उनकी शराइत से आज़ाद नहीं होता, ये कौम नीचे से नीचे जाती रहेगी, अगर मैं सही समझूं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए IMF के प्रोग्राम में 4 शराइत होते हैं, ये इसको हम वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं। ये मैं आपको एक लफ्ज़ बताना चाहता हूँ कि जब 73 और 1973 में और 79 में दुनिया में ऑयल शॉक आया, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क सब IMF की तरफ गए, क्योंकि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो अर्ली 80s में एक कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज वाले आ रहे हैं तो इनके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एक प्रोग्राम बनाया, एक 4 पॉलिसीज बनाई कि जो भी मुल्क आएगा हमसे पैसे लेने के लिए, उसको ये 4 पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी होगी। अगर आप करोगे तो हम आपको पैसे देंगे, नहीं करते हैं तो खुदा हाफिज जाया। तो वो जो 4 पॉलिसीज थी उसके दरमियान एक कंसेंसस हुआ। कंसेंसस किसके दरमियान में हुआ? IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप हुआ। किस चीज पे कंसेंसस डेवलप हुआ? इस 4 पॉलिसी से, जिसका मैं जिक्र करता हूं कि जो भी IMF के पास जाएगा उसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल पब्लिक की जुबान में बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, उसको तमाम सब्सिडीज वगैरह कट करने होंगे, ऑस्टेरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरा यह है कि एक्सचेंज रेट को आप मार्केट पे छोड़ दें, वो जिधर आपको लेके घूमता फिरता हुआ चला जाए, आप बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। तो मार्केट बेस्ड जो है वो एक्सचेंज रेट होगा और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएंगे आप। ये है, हम यही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बीमारी का आपने हमें निशानदेही की है कि बीमारी की ये वजह है, तो इस मुल्क की जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ तो वो PTI हो, नून हो, फौजी यहाँ हमारे हुक्मरान आए, तो IMF तो हमारे साथ चलता रहे। तो क्या हमारे हुक्मरानों में इतनी अकल नहीं है कि, या फिर कि व्हाट इज़ द सीक्रेट? आपको जो चीज़ समझ आ गई है तो इनको क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, बहुत सारे, जब भी मैंने देखा है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है पाकिस्तान में, ये 1988 से मैं आपसे कह रहा हूँ, पिछले 33 साल से, जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है एक कोशिश होती है कि बस पाकिस्तान को IMF में लेके जाओ। तो कुछ पुल फैक्टर होते हैं और कुछ पुश फैक्टर भी होते हैं कि हमारे यहाँ से भी लोग उनके इंटरेस्ट में होता है कि पाकिस्तान को लेके जाया जाए IMF में। तो वो कौन लोग हैं सर? कोई निशानदेही करेंगे आप हमें? वो कौन लोग हैं जो ये इस तरफ हमें लेके जाते हैं? वही है जिनके सर्विस के दौरान बच्चे अमेरिका में आबाद हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप समर में अमेरिका में गुजारते हैं, विंटर जब होने लग जाए तो पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो दुश्मन तो घर में ही हुआ ना फिर हमारे। तो ये हाइब्रिड वॉर किसे कहते हैं? हाइब्रिड वॉर में एनिमी विदिन आपके अंदर में होते हैं ये। दिस इज द हाइब्रिड वॉर व्हिच इज टेकिंग प्लेस, और हम पाकिस्तानी एज ए नेशन हम खुद हाइब्रिड वॉर में हम शामिल हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपने मुझे तरगीब दी है ये सवाल के लिए। अब ये सिचुएशन बन गई, आज $1.25 बिलियन हमारे ऊपर है। व्हाट शुड वी डू टू गेट रिड ऑफ दीज शैकल्स? इन हथकड़ियों और बेड़ियों से निकलने का कोई तरीका है मौजूदा निज़ाम में? बिल्कुल है। जब तक आप खुददार कौम नहीं बनेंगे, आप किसी तरीके से, हम प्रोग्राम भी करते रहेंगे और मैं इसी तरीके से बताता रहूंगा
मीशत इसी तरीके से लड़खड़ाती रहेगी। फिर सांस लेने के लिए हमें दरिया से या तालाब से सांस ऊपर लेने तक हम रहेंगे, बाकी सारा जिस्म डूबा हुआ रहेगा कर्जों में और गुर्बत में। तो ये खुददार कौम बनना है। सबसे पहले इसमें यह है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से उतारे जाते हैं इनसे छुटकारा हासिल करें, इससे छुटकारा हासिल करें। नो मोर पीपल लैंडिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर। इस मुल्क में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं उनको पता है कि इस मुल्क की मईशत क्या है। जो हेलीकॉप्टर से लोग उतरते हैं उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इस पाकिस्तान में डेटा कलेक्ट कैसे होता है। वो किताबों में जो पढ़ के आते हैं वही चीजें लाके यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किताब जो है वो अमेरिका में अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, वो पाकिस्तान में उसकी एनवायरमेंट में वो नहीं चल सकता है। वो हमें अपने एनवायरमेंट के हिसाब से हमें अपनी मईशत को चलाना है। हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें भी पता है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और उसके लिए हमने क्या करना है ये हमें पता है। हमें कोई IMF वाला आके नहीं बताएगा कि हमें करना क्या है। डॉक्टर साहब एक सादा सा सवाल है, डॉक्टर साहब एक सादा सा सवाल है। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था 40% खाने पीने की जो चीज़ें हैं 3 साल में महंगी हुई हैं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, एक आम आदमी को क्या रिलीफ मुमकिन है? 40% आपने बिजली महंगी हो गई, 35% कह रहे हैं गैस एक्सपेक्टेड है सर्दियों में वो भी महंगी हो जाएगी। आम आदमी के लिए कोई ऐसा तरीका आप अमली तौर पे क्या आप सजेस्ट करते हैं कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए? फिर मैं यही कहूँगा, IMF के प्रोग्राम से निकले आप, IMF से जान छुड़ाएं तो ये सब ठीक होगा, क्योंकि उसकी पॉलिसीज के डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से है कि अवाम पे बोझ आप पे डालना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, अभी करेंसी जो है हमारा 2 मई को 152 रुपया पर डॉलर था, 152 रुपया पर डॉलर, आज 170 के करीब है। तो जो भी चीज पाकिस्तान में $1 बादियत के पाकिस्तान में आ रही थी वो 152 रुपए की लैंडेड कॉस्ट थी उसकी, और उस पर ड्यूटी और टैक्सेस लगते थे। अब वही $1 बादियत की चीज है जब पाकिस्तान में लैंड कर रही है तो वो 170 रुपए की है और उसके ऊपर भी ड्यूटी और टैक्सेस लग रहे हैं। तो आप देखें कि उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, चाहे आपके रॉ मटेरियल हो आपकी इंडस्ट्रीज की, चाहे वो डॉक्टर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं आपने। मैं तो समझ गया हूँ जो शायद आज तक हम नहीं समझ सके। इसका मतलब है जब तक IMF के चुंगल से हर कोई भी हुकूमत नहीं निकलेगी, गरीब तर गरीब होगा, तो हुकूमतें, इसका मतलब है उसमें कुछ लोग जो उनके पे रोल पे है, जब तक वो दीमक की तरह हैं तो हम तो सारी उम्र IMF से निकलते नजर नहीं आते बादिउल नजर में। अगर निकलते हैं तो हुकूमत को क्या मुश्किलात आ सकती हैं, रहनुमाई फरमाएं। देखिए क्या मुश्किलात आएंगी, हम डॉलर की खातिर जाते हैं ना, कि डॉलर हमारी जेब में नहीं है, तो आप सोचे कि फिर डॉलर मैं लाऊं कैसे। एक तो यह है कि जो डॉलर हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी जेब से डॉलर जा रहा है, तो हम कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं 10, 12, 15 ऐसे आइटम होंगे कि अगर हम 2 साल 2.5 साल वो चीजें ना मंगाए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। तो आप तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं उसको। सो $1 सेव विल $1 अर्न। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वैसे शौकत अजीज साहब, अपना तरीन साहब हमारे जो वजीर ख़जाना है, ही इज़ इन ऑन इज वे टू वाशिंगटन, वो जा रहे हैं इसी के लिए दोबारा एक IMF से लेने के लिए पैसे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त हमारा जो एवरेज मंथली तजारती खसारा है वो 5 से 6 बिलियन $US मंथली है, इसको किस तरह हम काबू कर सकते हैं? मैं उसी की बात बता रहा था आपको कि आप कैसे काबू कर सकते हैं। आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं है वो मुल्क 2000, 2500, 3000, 4000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है, जेब देता है हमें। जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं है वो मुल्क एक्सपेंसिव मोबाइल ना धड़ाधड़ $2.5 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट कर रहा है। जिस मुल्क के पास पैसे नहीं है वहां पर कुत्ते और बिल्ली के खाने और शैम्पू बाहर से आ रहे हों।
जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं है वहां पर दुनिया भर के बाहर के चॉकलेट बिक रहे हैं, चीज बिक रहे हैं। जो चीज मैं एज ए स्टूडेंट अमेरिका में खाता था वो आज यहाँ पाकिस्तान में भी बिक रहा है। इस मुल्क में फल कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है। ये क्या बन गया है ये मुल्क? तो पैसा तो हम इस तरीके से लुटा रहे हैं। तो अगर हम इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं इस मुल्क में। डॉक्टर साहब, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने हमारी इस एलमेंट और बीमारी को जिस तरह आपने वजाहत की है, और सराहत से एक मेरा और सवाल है, मैं उससे जुड़ा हुआ जो आपने एनालिसिस किया है, यहाँ से ये जो IMF के यहाँ पे मैं मुझे कहने दें कि उनके जो भी गमाशते हैं यहाँ पे जो, तो ये जो माल यहाँ से बाहर निकल के जाता रहा है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मनी थी, और फिर 1992 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था, तो ये सारा जो क्लीक था, ये कबाल जो था, ये माल इधर से ले जाके IMF के साथ सालबाज करके तो अपनी मनी भी लॉन्डर कर रहा था और मुल्क को बर्बाद कर रहा था। एम आई राइट इन दिस एनालिसिस और योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस? डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, मैं उतना टेक्निकल में जाना नहीं चाहता हूं। इस मुल्क में जो निज़ाम हमारा चल रहा है, इसमें इंकरेज किया जाता है उन लीडरशिप को कि आप करो, यहाँ से पैसे अपने मुल्क से ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, हम तुम्हें असिस्ट करेंगे ले जाने में, ताकि ये मुल्क खोखला हो, ताकि इस मुल्क के डिपेंडेंस हम पे हो। तो ये तो इंकरेज किया जाता है ऐसे लीडरशिप को कि ले जाओ इस मुल्क से पैसे, ताकि ये मुल्क गरीब हो। जब गरीब होगा तो हमारे पास आएगा नहीं, ये तो हमारी डिपेंडेंस होगी इसके ऊपर में। और हम जिस तरीके से चाहेंगे इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को चलाएंगे। आप खुद सोचें, 33 साल हो गए हैं पाकिस्तान दुनिया में एक वाइड न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर मुल्क जो IMF के प्रोग्राम में 33 साल से है। 33 साल जो मेडिसिन 33 साल खाने के बाद हम उससे बेहतर नहीं हुए हैं, हम कब तक खाते रहेंगे? ये तो आम दिनों में अगर एक डॉक्टर से आप दवा खा रहे हो और वो साल भर में उसका कोई उसके असरात नजर नहीं आते हैं, तो आप दवा भी चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ मेडिसिन 33 साल से वही मेडिसिन चल रहा है और उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। मुल्क डूबता चला जा रहा है, मुल्क डूबता चला जा रहा है, कर्जों के नीचे दबता जा रहा है और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आई मस्ट से आई हैव टू लीव इट देयर, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंतहाई मुख्तसर वक्त में जितनी सराहत के साथ आपने हमारी इन बीमारियों और एलमेंट का और उनके इलाज का जिक्र किया है, तो मैं ये कहूँगा कि जब जिद की ये धूप लेटी रही, कदम दो कदम पर शजर थे बहुत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर एनलाइटनिंग अस। इंशाल्लाह आपसे बाद में भी बात होती रहेगी। बड़ी साहब, यानी 6-7 बिलियन डॉलर का ये जो कुत्तों की दवाइयां हैं, 400 सीसी 4000 सीसी गाड़ियां हैं, ये हम क्यों मंगवाते हैं जब हमारे पास डॉलर नहीं है? देखिए काजी साहब, आपके हुक्मरान वक्त जो पूरे 50 साल में इस कौम को नहीं बता सके, डॉक्टर शवाका सन ने कहा है, उन्होंने कहा कुत्ते बिल्ली जानवरों का खुराक बाहर से आती है डॉलरों में। हाँ। मेकअप का सामान, क्रॉकरी का सामान खरबों डॉलर की है, यहां तक के आपकी एक अहम तरीन शख्सियत ब्रेड डबल रोटी लंदन की खाती मैंने सुना है कि कुछ, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना माफी चाहता हूं मलिक साहब, कि यहाँ कुछ लोगों की ग्रासरी दुबई से रोजाना जहाजों पे आती है, ये भी पता कर किसी चौधरी साहब। इट्स अ फूड फॉर मलिक साहब, यू कैन एक्सप्लोर दिस स्टोरी। ये था हमारा आज का शो, इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।